पार्ट 32। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काशाने बसीरत का ऑडियो बुक चैनल है और इसमें आपके ज़ेरे समात किताब है इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त, जिसके मौलिफ़ हैं डॉक्टर अली अकबर विलायती और मुतरज्जिम हैं मारिफ इस्लाम पब्लिशर। इसमें अब आप 32 पार्ट को समाअत कर रहे हैं। छठा बाब मगरबी तहज़ीब में इस्लामी तहज़ीब के असरात, सफ़ा नंबर 165। इन अफराद में बाज़ अफराद की इस हवाले से खिदमत पे यूँ निगाह डाली जा सकती है। अफ्रीकी गिरोह में कैनेस्टियन के ज़रिए वसी पैमाने पे आसार का तर्जुमा हुआ और इसके तर्जुमा शुदा आसार में तिब के हवाले से जाली न्यूज़ के आसार और फ़लसफ़े में अरस्तु के आसार काबिल ज़िक्र हैं। होगो सिनाटलाई ने अरस्तु, याकूब बिन इसाक कुंदी, अबू माशर बलखी और दीगर अफराद के आसार का तर्जुमा किया। हिस्पायस ने अरस्तु, बितानी, फ़ाराबी, फ़रगानी, क़ब्सई, मोहम्मद बिन मूसा ख्वारिज़मी, याकूब बिन इसाक कुंदी और अबू माशर बलखी के कसीर आसार का तर्जुमा किया। इसका अहम तरीन काम बू अली सीना के आसार को लातीनी ज़बान में तर्जुमा करना है। माइकल स्कॉट ने भी बहुत से तर्जुमे किए। बिलखुसूस इसका अहम काम अरस्तु के तमाम आसार का तर्जुमा करना है। प्लाटवी ट्यूलाई ने भी मुख्तलिफ़ इल्मी मैदानों में मसलन नजूम, रियाज़ी, हिंसा और फ़लसफ़े में बहुत से आसार का लातीनी ज़बान में तर्जुमा किया। अरबी से लातीनी ज़बान में तर्जुमे की तहरीक गरारवी करमुनाई का मुकाम इंतहाई अहमियत का हासिल है। इसने लातीनी ज़बान में 70 के करीब आसार का तर्जुमा किया। इनमें बहुत से इल्मी मौज़ूआत मसलन तिब, फ़लसफ़ा, नजूम, इख़लाक़, सियासियात वग़ैरह शामिल हैं। तिब के हवाले से इसके कलम से तर्जुमा शुदा जालिनूस और सुक़रात के आसार और इसके साथ मुसलमान शारहीन के आसार का तर्जुमा यूनानी तिब का एक मुकम्मल मजमुआ कहलाता है। नंबर 1, अक़ली उलूम, इस्लामी फ़लसफ़ा और इलाही उलूम के मगरबी तहज़ीब पे असरात। 12वीं सदी ईस्वी के इब्तिदाई सालों में कौंडी सालोमी और ख्वान शक़ूबी ने बू अली सीना, फ़ाराबी और ग़ज़ाली के आसार का तर्जुमा किया। अहले मग़रिब इन तर्जुमा शुदा किताबों के ज़रिए अरस्तु के नज़रियात व अक़ाइद से आशना हुए। हकीकी बात यही है कि अहले मग़रिब अरस्तु के बारे में मालूमात हासिल करने में मुसलमानों के एहसानमंद हैं और इसमें कोई शक और शुबा भी नहीं है कि यूरोप वाले मुसलमानों के नज़रियात से आगाह होने के बाद फ़लसफ़े के आशिक हुए और अरस्तु के आसार का मुताला करने लगे। अरस्तु और इब्न रुश्द की तालीमात आपस में मखलूत हो चुकी थीं। इसकी रविश और नज़रियात वसी पैमाने पे यहूदियों में फैल चुके थे। इसी तरह ये नज़रियात ईसाइयों में
بہت گہرائی تک اس طرح سرایت کر رہے تھے کہ کلیسا والے بھی پریشان ہونے لگے، یہاں تک کہ سن تھامس نے عربی زبان کے مترجمین پہ تنقید کی اور ارسطو اور اس کی کتابوں کے عرب شارحین کے عقائد و افکار میں فرق پر زور دیا۔ ابن رشد کے علاوہ ابو علی سینا کی آراء و افکار کا بھی سرزمین مغرب میں بہت زیادہ استقبال ہوا۔ ابو علی سینا کے جو افکار مغرب میں منتقل ہوئے، ان میں سے ایک معقولات کا موضوع تھا، یعنی وہ چیزیں جو عقل کے ذریعے قابل ادراک ہیں۔ ابو علی سینا کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ ہر موجود کی اساس تجزیے کے قابل نہیں ہے اور موجودات میں کثرت و اختلاف کی بنیاد بذات خود مادہ ہے۔ سرزمین مغرب کے بعض دانشور مثلاً راجر بیکن کا یہ عقیدہ تھا کہ ارسطو کے فلسفے کے اثرات مغرب میں زیادہ نہیں تھے، خواہ اس کی وجہ اس کی کتابوں اور رسالوں کا کم ہونا ہو یا خواہ اس کی کتابوں اور رسالوں کا آسانی سے ترک نہ ہونا۔ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کے بعد اسلام کے بڑے فلاسفہ مثلاً ابو علی سینا اور ابن رشد نے ارسطو کے فلسفے کو سمجھا اور موضوع بحث قرار دیا، اگرچہ اس دور میں بوئیٹس نے ارسطو کے بعض آثار کا ترجمہ کر دیا تھا، فقط مائیکل اسکاٹ کے دور میں کہ جب کہ اس نے ارسطو کی طبیعت اور حکمت کے بارے میں بعض کتابوں کا عربی سے لاطینی میں ترجمہ کیا، تو اس دور میں مغرب میں ارسطو کے فلسفے کو پسند کیا گیا۔ سن 648 قمری ہجری میں عیسائی مبلغین کے حکم پہ تولیدو شہر میں مشرقی علوم سے آشنائی کے لیے پہلا ادارہ قائم ہوا۔ اس ادارے میں عربی زبان، عیسائی، یہودی اپنی دینی علوم کی تعلیم دیتے تھے تاکہ مسلمانوں میں تبلیغ کے لیے افراد تیار کیے جائیں۔ اس ادارے کا سب سے بہترین طالب علم ریمنڈ مارٹن تھا۔ اس کا یورپ میں مسلمان مصنفین کے بارے میں معلومات کے حوالے سے کوئی ثانی نہ تھا۔ وہ نہ صرف یہ کہ قرآنی آیات اور اسلامی احادیث سے آگاہی رکھتا تھا، بلکہ فارابی سے لے کے ابن رشد تک علم الہی اور اسلامی فلسفے کے تمام علماء سے نکات بھی جانتا تھا۔ ریمنڈ مارٹن نے غزالی کی مشہور کتاب تحفۃ الفلاسفہ پر بھی تحقیق کی اور اس کتاب کے بعض حصوں کو اپنی کتاب پوگو فیڈی میں نقل کیا۔ غزالی کے افکار و عقائد جب سے یورپی دانشوروں کے ہاں منتقل ہوئے، اس وقت سے عیسائی اہل فکر کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں اور اب بھی ان کے لیے مفید ہیں۔ فلسفے میں اسلام کی دیگر عظیم شخصیات میں سے جو یورپ میں مشہور ہوئیں جناب ابن رشد تھے۔ اٹلی میں ان کے افکار و نظریات تقریباً 16ویں صدی عیسوی تک چھائے رہے۔ ان کے عقائد عیسائیوں میں بہت سی مباحثت کا بھی باعث قرار پائے۔ مغرب میں ابن رشد کے فلسفے کی پیروی کی کہ جسے اصطلاحی طور پر یورولزم کا نام دیا گیا، جدید علوم کے ظہور تک یورپ میں فلسفے کی بقا کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا۔ یہ مسلمہ بات ہے کہ علم الہی کے حوالے سے مسلمانوں کی خدمات بے حد اہمیت کی حامل ہیں، اور وہ لوگ جو اسلامی دانشوروں کو جدت و بنیاد سے محروم کہتے ہیں، یقیناً انہوں نے ابن رشد اور غزالی کے آثار کا مطالعہ نہیں کیا۔
टूमाज़ा एक्विनास की मशहूर किताब सुमा इसी कोता फिक्री पर एक दलील है। 4 सदियों से ज़्यादा मुद्दत तक यूरोप के तमाम तालीमी और सकाफ़ती मराकिज़ पे इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन के असरात छाए रहे। जब यूरोप में इस्लामी अफ़कार की बरतरी का दौर ख़त्म हुआ, फिर भी मशरिक़ व मग़रिब में सकाफ़ती राब्ता बाक़ी रहा और ये राब्ता व ताल्लुक़ 13वीं सदी ईस्वी में अपने उरूज को पहुँचा। अगर हम इस दौर के बाक़ी मानदा आसार का तज्ज़िया करें तो देखेंगे कि इस्लामी तसल्लुत हमेशा जारी रहा और ये इस्लामी बरतरी कुरून वुस्ता के अदवार में इससे कहीं ज़्यादा थी कि जिसका तज़किरा आज किया जाता है। नंबर 2, इस्लामी तिब के मग़रबी तहज़ीब पे असरात। इस्लामी तिब ने मग़रबी तिब पर मुख्तलिफ़ अंदाज से असरात डाले। इनमें से एक इस्लामी तबीबियों के बहुत से आसार का लातीनी ज़बान में तर्जुमा होना था। इन उतबा में से एक अहम तरीन तबीब मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी हैं कि जिनके बहुत से आसार लातीनी ज़बान में तर्जुमा हुए और हर किताब बार बार शाया हुई। बहुत से मग़रबी मौरख़ीन और दानिश्वरों का ये नज़रिया है कि राज़ी की किताब अल-जदरी वल हस्बात, फोड़े और खसरा इनकी सबसे बड़ी तालीफ़ है। ये किताब सन 1498 ईस्वी में पहली बार तर्जुमा होकर शाया हुई। इसके अलावा ये किताब 40 बार यूरोप में शाया हुई। मालूम ये होता है कि इस्लामी तहज़ीब में इस्लामी तिब्बी किताबों में से इस किताब के तर्जुमों और छपने की दीगर कुतुब से तादाद बहुत ज़्यादा है। राज़ी की एक और किताब अल-हसी अल-मुतलद्दा फ़िल कुली वल मसाना पेरिस में शाया हुई। 1279 ईस्वी में चार्ल्स अव्वल के दौर में राज़ी की किताब अल-हादी फ़रह बिन सालिम नामी एक यहूदी तबीब के ज़रिए लातीनी ज़बान में तर्जुमा हुई और 1542 ईस्वी में 5 बार शाया हुई। ये किताब यूरोप में इल्म तिब के निसाब की अहम तरीन किताब शुमार होती है। दूसरे तबीब के जिन्होंने मग़रबी तिब को मुतासिर किया जनाब अबू अली सीना हैं कि इनकी किताब क़ानून बहुत सालों तक मग़रिब की अहम तरीन तिब्बी किताब शुमार होती रही। 15वीं सदी ईस्वी के आखिर में इस किताब की 16 बार यूरोप में इशाअत की गई, जो 15 बार लातीनी ज़बान और 1 बार इब्री ज़बान में थी। इस किताब की लातीनी और अरबी ज़बान में लिखी गई तफासीर तो बेशुमार हैं। ये किताब 17वीं सदी ईस्वी के दूसरे निसफ़ हिस्से तक कई बार शाया हुई और एक तवील मुद्दत तक एक निसाबी किताब शुमार होती रही। शायद इल्म तिब में आज तक इसकी मानिंद कोई भी किताब इस कदर राइज ना रही हो। इसके अलावा और कई पहलुओं से इस्लामी इल्म तिब ने मग़रबी तिब को मुतासिर किया। मेरे ख़्याल में यूरोप में अस्पतालों का वजूद में आना शर्क़ी इस्लामी अस्पतालों से मुतासिर होने की बिना पे था। अलावा अज़ीं यूरोपी तबीब बस जिस चीज़ में मुसलमानों के एहसानमंद हैं वो मुख्तलिफ़ बीमारियों के तरीक़ा इलाज था। ये तो हम जानते हैं कि यूरोपी तबीबों ने बहुत सी बीमारियां मसलन खसरा, टाइफाइड और ताउन का इलाज और इसी तरह से बहुत से तिब्बी ऑपरेशनों का तरीक़ाकार को मुसलमानों से सीखा, जिसकी मिसाल ये है कि मुसलमान तबीब ज़हरावी क़र्तबी का तिब्बी रिसाला यूरोप में आज इल्म जराहत की असास के तौर पे जाना गया है। यहाँ तक हमने सफ़ा नंबर 169 को कवर किया है।